गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में पहले पेपर में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वह है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने जो पढ़ा है राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट की बातें हमने की हैं। तो राष्ट्रीय आय के माप की हमने 3 विधियाँ पढ़ी थी और लास्ट विधि थी व्यय संगणना रीति या व्यय रीति। इसके बाद में और कौन कौन सी रीतियाँ हैं जो कि नेशनल इनकम को काउंट करने में काम में ली जाती हैं। तो चौथी रीति है आपकी सामाजिक लेखा रीति। इस रीति का प्रतिपादन किया था रॉचर्ड स्टोन ने किया था और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। विभिन्न वर्गों में जैसे कि अगर मान लीजिए समान आय वाले लोगों को एक अलग वर्ग में बांट दिया है। फिर जैसे कि मान लीजिए 1000 से 2000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को एक वर्ग में बांट दिया। इसी प्रकार से 2 से 5000 तक की आय वालों को दूसरे वर्ग में बांट दिया। इस तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया जाता है जनसंख्या का प्रत्येक वर्ग में और कुछ चुने हुए व्यक्तियों की औसत आय के आधार पर संपूर्ण वर्ग की आय की गणना की जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों की आय को कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक वर्ग से कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ले लिया जाता है और उसके आधार पर संपूर्ण वर्ग की आय की गणना की जाती है। इसी प्रकार से संपूर्ण वर्गों की आय की गणना करने के बाद में इनका सामूहिक योग ज्ञात करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इसमें भी वही कमियां हैं जो कि संगणना रीति के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय संगणना रीति। व्यवसाय संगणना रीति, इसमें व्यवसाय के आधार पे व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे किसान परिवारों का अलग कर दिया गया, उद्यमी का अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से नौकरी पेशा वर्ग का अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो और इन सब के वर्गीकरणों का जब हम जोड़ करते हैं तो हमें जो इनकम मिलती है वह नेशनल इनकम में काउंट कर ली जाती है। और इन दोनों का मिक्सचर यानी उत्पादन संगणना तथा आय संगणना की मिश्रित रीति। इस रीति में होता क्या है, पहला इसमें उत्पादक व्यवसायों की संगणना उत्पादन के आधार पर की जाती है। दूसरा सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरी की आय की गणना आय संगणना पद्धति के आधार पर की जाती है। यानी कुछ व्यक्तियों की आय की गणना आय संगणना पद्धति के आधार पर की जाती है और कुछ व्यक्तियों की आय की गणना उत्पादक व्यवसायों की गणना के आधार पर की जाती है, उत्पादन के आधार पर की जाती है। यानी कुछ की तो उत्पादन के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है इनकम का और कुछ में हम करते हैं किस आधार पे, नौकरी के आधार पे हम सरकारी गैर सरकारी नौकरी के आधार पे गणना करते हैं। यानी दोनों का ये मिश्रण है, एक तरीके से मिश्रण है और इसको प्रोफेसर VKRV राव ने इस प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय आय की गणना में किया। अब अगर इन सब रीतियों की बात करें तो बात ये आती है कि इनमें से किस रीति को सर्वप्रमुख मान्यता दी जा सकती है या सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है नेशनल इनकम काउंटिंग में। तो अगर देखा जाए तो ये सभी रीतियाँ अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं, सभी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। फिर भी अगर हम सर्वोत्तम रीति की बात करें तो जो हमने लास्ट में पढ़ी है जो सर्वोत्तम रीति उत्पादन संगणना पद्धति के आधार पे, ठीक है, उत्पादन संगणना पद्धति के आधार पर सामाजिक लेखा पद्धति अथवा राष्ट्रीय लेखांकन को सर्वोत्तम या अच्छी प्रणाली माना जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, जो कि आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय की बात हम कर रहे हैं और मैंने हर बार आपको बताया कि जैसे राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। और अगर इतना ही सिंपल राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन होता तो ईयरली ना होकर मंथली ही कैलकुलेशन हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करना अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है, इसलिए इसे ईयरली बेसिस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो कठिनाइयाँ हैं इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, धारणामूलक कठिनाइयाँ, सांख्यिकीय कठिनाइयाँ। देखिए धारणामूलक कठिनाइयाँ यानी यहाँ पर कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है। कंसेप्ट यानी अब हम इसमें क्या लेंगे कि एक्चुअली में हर एक नेशन का अलग अलग धारणा हो सकती है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो ये चूँकि कंसेप्ट सबके एक समान नहीं है, यहाँ पर सभी ने अपने अपने अनुसार अपने अपनी रीतियों के आधार पे कंसेप्ट अपनाए हैं पर्टिकुलर मुद्दे पर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो चूँकि कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, इस वजह से राष्ट्रीय आय हर एक देश का थोड़ा सा अलग हो जाता है,
सभी अपने अपने आधार पे इसकी गणना कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे धारणामूलक कठिनाइयों को हम लेंगे सबसे पहले। तो धारणा कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जैसा कि आर्थिक क्रियाओं की परिभाषिक कठिनाइयाँ। सबसे पहला तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी क्रिया आर्थिक है, कौन सी गैर आर्थिक क्रियाओं में आता है। फिर ये क्रिया जब फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये है तो आर्थिक क्रियाओं में आता है और ये अनार्थिक क्रियाओं में आता है। तो आर्थिक क्रियाओं में भी अगर आप देखेंगे तो उसका आर्थिक क्रिया का हर एक टाइम पर अलग अलग वैल्यू हो जाती है। जैसे कि साफ़ सफाई करना, अगर नौकरानी के द्वारा साफ़ सफाई की जाती है तो वह आर्थिक क्रियाओं में कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही काम आपके घर में अगर मदर करती है या वाइफ़ करती है तो वह आर्थिक क्रियाओं में काउंट नहीं होती है। उसे पारिवारिक मूल्यों, परोपकार की भावना, ये अलग अलग नाम दे दिया जाता है और उसे आर्थिक क्रियाओं में नहीं माना जाता है। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि क्रियाओं को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं यानी जिनका अर्थ से संबंध है, यानी जिनका मुद्रा से संबंध है, हम मुद्रा के रूप में उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उन क्रियाओं की मुद्रा के रूप में हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इस आर्थिक क्रियाओं को जब हमने डिवाइड कर दिया, हाँ, कि कार्यों को हमने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में डिवाइड कर दिया, तो अब आर्थिक को भी हम क्लासीफाई हमें करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या वेरी कर रहा है। वेरी कैसे कर रहा है कि जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, कि अगर आप बागवानी का काम किसी माली से करवाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, तो वो है क्या है, आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। लेकिन वही काम अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसे आप आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं, या उसको करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको काउंट करना कि इससे कितनी इनकम अर्न हुई, ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं की जो पारिभाषिक कठिनाइयाँ हैं वह राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनता उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और समस्या ये आ जाती है कि जिन देशों में वस्तु विनिमय होता है और चूँकि उनकी वस्तुओं का मूल्यांकन मुद्रा के द्वारा नहीं हो पाता है, तो वहाँ राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे तो कम रहेगा। लेकिन जिन देशों में राष्ट्रीय आय जहाँ पर मुद्रा के रूप में कैलकुलेट की जा रही है, वहाँ पर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे कि अभी भी विकासशील देश या अल्प विकसित देशों में मुद्रा का पूरी तरीके से उपयोग नहीं होता है, बार्गर सिस्टम चल रहा है अभी भी। वस्तु विनिमय यानी आपकी कोई वस्तु है जिसे आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु आप उससे ले रहे हैं। तो ये वस्तु विनिमय की वजह से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना में राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन कम हो जाती है। और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने फिर कहा, आर्थिक क्रियाओं को विभाजित तो कर दिया आर्थिक में, लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन वेराई कर रहा है कि आप किस व्यक्ति से काम करवा रहे हो या आप ही उस जगह काम कर रहे हो, तो वह राष्ट्रीय आय में काउंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि विदेशों में जो महिलाएं हैं होटलों में खाना पकाकर बेचती हैं, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। लेकिन जब भारत में महिलाएं घर में जो काम करती हैं वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, तो वह चूँकि वह काउंट नहीं होता है, इसलिए जो दूसरे देश हैं विकसित देश या पश्चिमी देश, वहाँ पे राष्ट्रीय आय आपकी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये आपका राष्ट्रीय। फिर है उपेक्षित बाजार सौदे। यद्यपि कई लेन देन क्रियाएं बाजार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कई लेन देन क्रियाएं बाजार के माध्यम से तो संपादित होती हैं, पर ये लेन देन क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित न होने के कारण राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती हैं। जैसे कि आप ये इस टाइप उदाहरण लीजिए, तो जैसे छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति ये क्या है, अर्थव्यवस्था में ये क्रिया संपादित हो रही है, लेन देन की क्रिया संपादित हो रही है, लेकिन चूंकि इससे कोई आप कह सकते हैं कि इसका वर्तमान समय की आर्थिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। क्या छात्रवृत्ति किसी स्टूडेंट को मिलती है तो उसके बदले में उसके द्वारा कोई अर्थव्यवस्था में कोई उत्पादक कार्य किया जाता है? क्या आर्थिक क्रियाओं में योगदान दिया जाता है, कोई प्रोडक्शन होता है, किसी सर्विस का कोई प्रोडक्शन होता है? तो ऐसा नहीं हो पाने के कारण हम इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे सौदे हैं जो कि उस समय की देश की अर्थव्यवस्था में चलते रहते हैं, लेकिन इन सौदों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये सौदे: हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ और अवैध क्रियाएं। अब चूँकि आपको पता है तस्करी, ये जुआ, कालाबाजारी होती है, तो ये अवैध क्रियाएं हैं। अवैध का मतलब इनको वैधता प्राप्त
प्राप्त नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको वैधता प्राप्त नहीं है। गवर्नमेंट इसको वैध बनाएगा, लीगल बनाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं बना रखा है। तो लीगल ना होने की वजह से क्या ये काम रुके हुए हैं? नहीं, ये काम चल रहे हैं। काला बाजार, ये दूसरी अर्थव्यवस्था भी साथ की साथ ही चल रही है इकोनॉमी के अंदर। एक तो है वैध अर्थव्यवस्था चल रही है, यानी सफ़ेद अर्थव्यवस्था चल रही है, और एक साथ ही साथ काली अर्थव्यवस्था भी चल रही है। तो वो जो अर्थव्यवस्था चल रही है वह चूँकि इससे चूँकि उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, या आर्थिक क्रियाओं में इनका कोई योगदान ना होने की वजह से इनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से पूंजीगत लाभ हानि। अब अगर मान लीजिए कि शहर है, शहर के आसपास की ज़मीन महंगी हो गई है, क्यों? क्योंकि शहर के आसपास होने की वजह से वह महंगी हो गई है। तो क्या उससे आर्थिक क्रिया में कुछ योगदान हुआ? सिर्फ वहाँ पर आपको वो जो लाभ मिल रहा है वह इसलिए लाभ मिल रहा है क्योंकि वह ज़मीन शहर के पास में थी। तो इस प्रकार से इसको राष्ट्रीय आय की गणना में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़मीन जायदाद की जो खरीद बिक्री की जाती है उसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। तो जिन पूंजीगत लाभों का अर्जन चालू आर्थिक क्रियाओं का परिणाम नहीं होते हैं, वे राष्ट्रीय आय लेखों में सम्मिलित नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए कि आपने कोई मकान बना रखा है, और उस मकान की अगर वो जो वैल्यू है वह गिर रही है या बढ़ रही है, कुछ भी कारण होने की वजह से, ज़मीनों के भाव बढ़ने की वजह से, तो वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और चूँकि आपने वो मकान का जो निर्माण किया है, वो जिस जिस वर्ष में आपने उसका निर्माण किया है वह नेशनल इनकम में काउंट होगा। और अवैध क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब है वस्तुओं और वह सेवाओं का आंकलित मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ने की कठिनाई। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं जो कि चालू आर्थिक क्रियाओं का प्रतिफल होते हुए भी बाजार में खरीदी बेची नहीं जाती हैं। जैसे कि किसान है, अगर गेहूं का उत्पादन करता है और उस गेहूं के उत्पादन का मान लीजिए थोड़ा सा भाग वह अपने पास में रख लेता है अपने उपभोग के लिए, तो चूँकि वह चालू आर्थिक क्रियाओं का क्या है, प्रतिफल है, उसने इस वर्ष में क्या उत्पादन किया ये उसका ये प्रतिफल है। लेकिन चूँकि वह बाज़ार में इसको लेके नहीं आया है, तो इसको काउंट करने में कठिनाई आती है। इसका मूल्य ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या है, नेशनल इनकम में काउंट होती है, लेकिन ये कठिनाई है इसको काउंट करना, ठीक है, क्योंकि हमें मूल्यों के बारे में पता नहीं रहता है। फिर है अंतिम और मध्यवर्ती उत्पादों की समस्या। ये राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन की सबसे बड़ी समस्याओं में है कि कोई वस्तु मीडिएट गुड्स में है या कोई वस्तु आपके फाइनल गुड्स में आती है, कैसे पता लगाएंगे? जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि अगर डबल रोटी का निर्माण किया जा रहा है वह फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर मान लो आटे की चक्की से वो जो आटा लिया गया है वो गृहिणियों के द्वारा या परिवार के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए ले लिया गया है, तो आप आटे को राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो भी तो बार्गेनिंग हुई इसकी मार्केट में, या फिर आप डबल रोटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो चूँकि एक ही वस्तु का दो बार कैलकुलेशन होने से राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी आपकी, राष्ट्रीय आय आपकी ओवर कैलकुलेटेड हो जाएगी। तो ये एक समस्या है और इस समस्या का निदान भी है, निदान जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको यहाँ रिपीट किया जा रहा है कि केवल अंतिम वस्तुओं को आप जोड़ें। और दूसरा है मूल्य जोड़ पद्धति, वैल्यू एडेड मेथड, इसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे है अवशिष्ट माल सूची में परिवर्तन तथा मूल्यांकन समायोजन। ये राष्ट्रीय आय गणना में महत्वपूर्ण समस्या है कि एक वर्ष के दौरान अवशिष्ट माल सूची में परिवर्तन होता है तथा अंतिम बचे हुए माल का मूल्यांकन समायोजन करना पड़ता है। तो ये हमने जब इन्वेंट्री की बात करते हैं, स्टॉक की बात की जाती है कि आपने शुरू में कितना उत्पादन किया और अंत में आते आते आपके उत्पादन का कितना भाग बचा रहा, उसको फिर आप क्या करते हैं, उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको एक उदाहरण के साथ में समझाया गया है, वह आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण को। फिर है सरकार द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक सुरक्षा, सुविधा, न्याय आदि के बाजार के मूल्य निर्धारण की कठिनाई। सरकार के द्वारा जो जुडिशियल सर्विस दी जाती है, पुलिस सर्विस दी जाती है, डॉक्टरी हॉस्पिटल सर्विस दी जाती है, तो इनका कैलकुलेशन करना नेशनल इनकम में चूँकि काउंट तो होगा लेकिन इनका कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये क्योंकि ये सेवाएं हैं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात करना कठिन हो जाता है। अतः सामान्यतः इन सेवाओं का मूल्य साधन लागत के आधार पर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है।
इस प्रकार सरकारी निवेश एवं पूंजी निर्माण को भी अन्य निवेशों की भांति राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर किया गया व्यय अंतिम उपभोग के रूप में न होकर मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के पदार्थों और सेवाओं के समान होता है, जिससे अंतिम रूप में उत्पादन में सहायता मिलती है। अतः इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए कि भाई ये मीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु है और इनसे किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है, अतः इसे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु व्यवहार में निश्चित करना कठिन है कि सरकारी सेवाओं का कितना व्यय मध्यवर्ती उत्पाद है तथा अंतिम उत्पाद के रूप में है। अतः सरकारी सेवाओं पर किया गया व्यय तथा निवेश राष्ट्रीय आय का भाग मानकर राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है। फिर है विदेशी फर्मों की आय। विदेशी फर्मों की आय, अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी जो इनकम है तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कई बार कि इसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में जोड़ें या फिर उस देश की नेशनल इनकम में जोड़ें जहाँ से ये संबंधित है। अमूमन ये देखा गया है, ये दृष्टिकोण रहा है अमूमन कि विदेशी फर्मों की अर्जित आय उस देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है जहाँ विदेशी फर्म उत्पादन क्रिया में संलग्न है, अर्थात जहाँ वे उत्पादन कर रही है। तो अगर भारत में कोई विदेशी फर्म उत्पादन कर रही है तो भारत की राष्ट्रीय आय में उसे जोड़ा जाएगा। गिरावट की कठिनाई, डेप्रिसिएशन यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो पूंजीगत मशीनें उपकरण आप लगाते हैं, उस पूंजीगत मशीन उपकरणों की टूट फूट होती रहती है। तो इन टूट फूट को हम चूँकि नेशनल इनकम काउंटिंग में इसको हम लेस करते हैं, तो ये काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितनी टूट फूट हुई। इसके अलावा मान लीजिए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो आपने जो मशीन खरीदी उसकी वैल्यू क्या है, अपने आप कम हो जाएगी। तो वो कितनी वैल्यू कम हो जाती है, इसको भी नेशनल इनकम में काउंट करना होता है, जो कि थोड़ा काउंटिंग इनको कैलकुलेट करना ही मुश्किल होता है, इसलिए काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमने धारणा कंसेप्ट से संबंधित कठिनाइयों को हमने यहाँ पर देखा राष्ट्रीय आय की गणना में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सांख्यिकीय कठिनाइयों की बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना में कौन सी सांख्यिकीय कठिनाइयाँ आती हैं। ये वीडियो इतना ही है, धन्यवाद।